नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जे.एन. साईं बाबा एक नक्सली, एक आतंकी, जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, बरी कर दिए सारे आरोपों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अचानक तुरंत फैसला लेते हुए उन्हें वापस सलाखों के पीछे भेज दिया। अर्बन नक्सल्स, उसका एक ये मास्टरमाइंड आइडियोलॉग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोग लगातार इस बात को कहते आए कि जे.एन. साईं बाबा की तरह कई सारे सैकड़ों की संख्या में ये अलीगढ़, जामिया, JNU, DU, इस तरह के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के आतंकी प्रोफेसर का नाटक कर रहे हैं। और इसलिए ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अर्बन नक्सल्स कौन है, क्या है और क्या खतरा इन अर्बन नक्सल से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को है, ये समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कौन लोग हैं अर्बन नक्सल्स? देखिए, नक्सल्स के दो मुखौटे हैं, दो चेहरा है। एक OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स जो एक्चुअल आतंकवाद फैलाते हैं, एक वो हैं, और दूसरा जो है जो उसके पीछे ये OGW हैं, वो एक्टर्स हैं, ग्राउंड पे एक्टिंग करना। जो पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर हैं, जो संगीत लिख रहे हैं, वो हैं अर्बन नक्सल्स। थिंक टैंक हैं, प्लानर्स हैं, प्रिपरेटरी फेज के इंचार्ज हैं। और कौन कौन है? रिक्रूटर हैं, टेरर फंडिंग को लेने वाले हैं, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये वो लोग हैं। और कौन कौन वो लोग हैं? हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट, जिसको आपको टच करने में भी हिचकिचाहट होगी। अरे इतना बड़ा आदमी, टच कर दिया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप जाएगा एकदम। तो अब जैसे एक वकील साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट है, वो दुनिया के पीछे पड़ा रहता है। ही इज़ अर्बन नक्सल। वकील लोग, जर्नलिस्ट लोग, सोशल वर्कर लोग लाइक मेधा पारकर, JNU के प्रोफेसर जो खुद तो हैं अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल बच्चों को रेडिकलाइज करके बनाते हैं। जुडिशरी में वो लोग हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो हैं एजेंट्स, हिंदुस्तान के दुश्मनों जो बाहर हिंदुस्तान का जो अहित करना चाहते हैं, उनके वो एजेंट्स हैं। उनका मकसद है हिंदुस्तान को ग्रोथ के पाथ में जाने से रोकना, हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बने, हिंदुस्तान के टुकड़े हों, हिंदुस्तान कमज़ोर बने। उन्होंने अपना ड्रेस तो बदल लिया है, आतंकवाद का ड्रेस नहीं पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं, और उस ड्रेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ अधर्म है। और वो तो अर्बन नक्सल से भी खतरनाक है। नक्सल तो पता है, छत्तीसगढ़ के इस जंगल में नक्सल है, सेना पुलिस घेर लेगी या ठोक देगी। ये तो आपके साथ बैठे हुए हैं, पता भी नहीं चलेगा। आपके साथ सिनेमा हॉल में बैठ के सिनेमा देख रहे होंगे, आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। जजमेंट देने के समय कैसे पलटी मारेंगे पता नहीं है, कौन किसके साथ मिला हुआ है। तो इसीलिए टीवी पे, चैनल पे, डिस्कशन पे, मतलब मेरे साथ भी कई बार ये लोग बैठते हैं, सीधे सीधे राजद्रोह का बू आता है। और मुझे ताज्जुब लगता है कि ये सब इतना बोल के ये कैसे बच जाते हैं। UAPA में बुक क्यों नहीं होते? ये देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून व्यवस्था बड़ा लुंज पुंज सा है, और इसीलिए ये लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। जो हमारे व्यवस्था में लूप होल्स है, उसको ये बहाना बनाकर हिंदुस्तान में उपद्रव मचाते हैं। लेकिन हमें बताइए कि इन नक्सलियों से हिंदुस्तान को क्या क्या खतरा है? 24 खतरे हैं। 24 खतरे, तो 24 तरह से खतरे हैं। पहला, जो फॉरेन सोर्सेज हैं, वो गिद्ध की तरह देखते रहते हैं कि मोदी जी ने गलती क्या किया, कोई वक्तव्य क्या दिया, और नॉन इशू को इशू बना देते हैं विद इन मैटर ऑफ आवर्स। राइट। हिजाब एग्जाम्पल है, शाहीन बाग एग्जाम्पल है, किसान रैली एग्जाम्पल है। मतलब घंटों में इनकी इकोसिस्टम तैयार रहती है, ढोल तैयार है, सब कुछ तैयार है, बांसुरी तैयार है, बस डायरेक्टर ने कहा प्ले, शुरू हो जाता है, डगा ढक ढक। अब पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मचा, अग्निपथ।
तो ये फॉरेन सोर्सेज हैं, ये पिकअप करते हैं, और ये जो है इनके एजेंट्स जो यहाँ अर्बन नक्सल हिंदुस्तान में रहते हैं, ये माथा पे लेके उनके हुक्म को नाचना शुरू कर देते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये हिंदुस्तान के दुश्मन के एजेंट हैं। चीन, पाकिस्तान। जब आप जयचंद हो तो आप तो राष्ट्र के लिए खुद खतरा हो ही, बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रह के आप क्या क्या गोपनीय बात पास कर रहे होगे वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि आप हमारे बीच में रह रहे हो। घर का क्या तुलसीदास ने कहा, घर का विधिया डंका लंका डाह। भाई विभीषण ने बता दिया कि रावण को नाभि में मारोगे तभी मरेगा, गर्दन काट दोगे वापस गर्दन आके जुड़ जाएगी। भगवान राम ने मारा नाभि में, मर गया वो। तो नाभि का इंफॉर्मेशन किसके पास था? यही लोग देते हैं, यही देते हैं। उसके बाद इनको टच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल हैं। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई जज है और मानसिक रूप से वो अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल, क्या कर लीजिएगा उसका? कुछ नहीं कर सकते। वो आपका जजमेंट ऐसे पलट देगा जो कि राष्ट्र के हित में नहीं होगा। अभी नागपुर के केस में, ईसाई बाबा के केस में, भाई जो ट्रायल जो लोअर कोर्ट था उसने उसके हुक्म को उसने पलट दिया। बिल्कुल पलट दिया। क्या भाई टेक्निकल एक छोटे से ग्राउंड पे प्रोसीजरल प्रॉब्लम है कि भाई आपने सैंक्शन ठीक से नहीं लिया। तब उसके बाद तो दुख की बात है कि इनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है। अब पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है तो पॉलिटिकल पार्टी को तो ध्वस्त नहीं कर सकते ना। सही बात है। दे आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो प्रजातंत्र के हिस्सा है और महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। राइट। कोई पॉलिटिकल पार्टी 100 साल से है और सराउंडेड है भाई अर्बन नक्सल। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये लोग पल्यूट करके एंटी इंडिया जो है गतिविधि में उसको शामिल कर लेते हैं। ये सब जगह घुस गए हैं, जुडिशरी में घुस गए हैं, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस गए हैं, यूनिवर्सिटीज में घुस गए हैं, सब जगह घुस गए हैं। तो खतरा तो है ही। उसके बाद ये बाहर से फंडिंग आता है इनको एनजीओ के माध्यम से। अभी देखिए मोदी जी ने कितने एनजीओ को बंद किया, कितने 22,000 के आसपास फॉरेन फंडिंग लेने वाले एनजीओ को खत्म किया। कोई ऑडिट नहीं होता था, किस लिए पैसा आया, कहाँ खर्च किए, बताओ डिटेल। आम खरीदने के लिए बाप ने पैसा दिया तो आम खरीदोगे ना, राइट, कि जाके ड्रग्स खरीदोगे? इसका कोई तो ऑडिट करेगा नहीं होता था। उसके बाद मोहन भागवत जी ने कहा कि अक्टूबर 2018 में कि ये अर्बन नक्सल जो हैं ये हिंदुस्तान के दुश्मनों से इनको शक्ति मिलती है, सीधा सीधा पाकिस्तान, चाइना। उसके बाद ये नक्सल जो अर्बन नक्सल्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ है हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को कमज़ोर करके ध्वस्त करना। उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टोटली अगेंस्ट हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका राइट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा डेवलप। अब मैं उदाहरण दूंगा, क्या क्या 6,000 इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पेंडिंग हैं और 6,500 फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। मैं अरुणाचल प्रदेश में मैं कुछ दिन रहा हूँ, 52 डेज रहा ईटानगर में। कमलनाथ उन दिनों फॉरेन मिनिस्टर होते थे, मुझे पता है स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट है तो 6,500 क्लियरेंसेस पेंडिंग है और कई सालों से पेंडिंग है। उसके बाद कि उत्तराखंड में जब हमने हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर अपना रोड का डायमेंशन कुछ मीटर से बढ़ाना चाहा, शुरू हो गए। पेड़ कट रहा है तो पहाड़ कट रहा है तो एनवायरमेंट। ये तो एनवायरमेंट केस है। चाइना ने बोला होगा शुरू हो जा, ढोल बजाना शुरू हो गया। अब ब्यूटी ये है कि ये ढोल बजाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और कुछ नहीं होता। मतलब जजमेंट तो नहीं मिलता फेवर में उनके, बट टाइम तो वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सीधे इनको बैन करो, देश से उठा के बाहर फेंको। सरकार फैसला करेगी कि रोड चौड़ा होना है कि तुम फैसला करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पेड़ इंपॉर्टेंट है? मैं तो प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो पेड़ से लड़वा लो चीन और पाकिस्तान से, पेड़ को बोलो जाके लड़ेगा। ये क्या बकवास है इस देश में। अब आता हूं, ये लोग इतने सशक्त हैं कि ये वर्ल्ड बैंक को भी प्रभावित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में हमारी छवि को, ये पाकिस्तान को एमुनिशन देते हैं हमारे खिलाफ। ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, वो मैं उदाहरण दूंगा, उस पर ये अंकुश लगाते हैं। अब उदाहरण क्या देता हूँ, कच्छ में जो नर्मदा का पानी जाना था, मेधा पाटकर ने कितना पंगा किया, कई सालों तक
केस बिगड़ा रहा। वो बोली गरीब को रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये पंगा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और पानी नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। और अब सब कुछ मोदी जी जो कहे थे सत्य निकला, और ये जो लोग बोले थे असत्य निकला। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? नो अकाउंटेबिलिटी। भाई तुम कुछ बोले और वो सच नहीं निकला, देन गेट फिक्स्ड। अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा। सही बात है। उसके बाद वही नहीं तो कई डिकेड, 5 डिकेड तक, मतलब 50 साल करीब इन्होंने नर्मदा रिवर पर डैम नहीं बनने दिया। कैन यू इमेजिन? देश के साथ इतना देशद्रोह हो रहा है इन्वायरमेंट के नाम पे 5 डिकेड तक। उसके बाद यही जो मेधा पाटकर है, उसको आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में 2014 में मुंबई से टिकट दिया। तो यहाँ भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो राजद्रोही अब महिला है उसको आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट टिकट क्यों दे रही है? और तो फिर स्टेटस क्या है, पैट्रियोटिज्म का स्टेटस क्या है आम आदमी पार्टी का? इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। उसके बाद रोड्स का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया। सरोवर डैम, उस पर भी इन लोगों ने हंगामा किया। देखिए मेरी अपनी अनुमान है कि इनके अर्बन नक्सल्स के 2 टीम होते हैं। जैसा मैंने कहा, थिंक टैंक टीम ए और टीम बी है, जो कि वो ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं, ग्राउंड पे वही पंगा करते हैं। ये इनोसेंट लोगों को मिसलीड करते हैं। नर्मदा रिवर आम जनता को काफ़ी भड़काया, हर चीज़ के लिए ये करते हैं, और नहीं तो सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काते रहते हैं। उसके बाद ये आर्सन, लूट, मारना, रैंसम, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद ये पुलिस कर्मियों को डराने के लिए उनकी हत्या करते हैं, एम्बुश करते हैं। आपको पता ही है सीआरपीएफ के कितने हमारे बच्चे 76 मारे गए। वो तो 76 जो हमारी बहनें विधवा हुई हैं, उसका कौन जवाब देगा? ये दिल्ली में बैठे हुए अर्बन नक्सल्स तो नहीं देंगे। नहीं देंगे तो फिर तो ये मनमानी करते रहेंगे, तो हमारी बहनें ऐसे ही विधवा होती रहेंगी क्या? सवाल बता है कि वो 76 बहनें विधवा हुई हैं, तो इनको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए ना। हम लोग नहीं करते। जैसे बाहर उठा के फेंको, फास्ट ट्रैक कोर्ट उठा के फेंको, फेंको बाहर। अब मैं आता हूँ, ये इन्वॉल्व है टेरर फंडिंग में, और ये स्टेज पे आ रहे हैं अर्बन नक्सल्स एक नया चोला के साथ, नए ड्रेस के साथ, जिसमें कोई दाग नहीं है, काला वाला दाग नहीं है, वाइट ड्रेस है, टोपी भी पहन रहे हैं। टोपी पहने, ऊपर से वो सफ़ेद, अंदर काला ही काला। मुझे आभास है कि डीयू में ही कुछ ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने जो एक्चुअली इतिहास का सही रूप है उसको ध्वस्त कर दिया, ऐसा स्वरूप दिया, लेफ्टिस्ट एंगल दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक व्यक्ति को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनका मतलब तो ये सारे खतरे हैं। और वही नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जन्म देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे तो इंशाअल्लाह, उनको ऐसी शक्ल क्यों नहीं सिखाया गया सबक कि विश्व में कोई हिंदुस्तान को मुंह खोलने की कोशिश न करे कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, को उत्तर नहीं मिलता, बहुत पीड़ा होती है। और ये लास्ट पॉइंट, 24वां पॉइंट, कि ये नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ हरकत करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, भोले भाले ब्रेन को भी उन्होंने वो पॉइजन कर देते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक है, ये सांप से भी खतरनाक है। सांप तो आदमी रोड पे देख लेता है, लाठी लेके मार देगा, इनके साथ क्या कीजिएगा? इनके साथ यही है, भारत माता को इनसे मुक्ति। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। आपकी दवाई थोड़ी ज़्यादा ही कड़वी होती है। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अर्बन नक्सल से क्या क्या खतरे हैं देश को, उसके बारे में आपने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।